हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर 4 और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया था। आई होप आपको वो अच्छा भी लगा होगा। अभी तक हमने 3 लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के कर लिए हैं आपके साथ। धीरे धीरे हम इकोनॉमिक्स को ऐसे ही कवर करते चलेंगे। तो आज जो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं। जैसा कि आपने देखा था मेरे साथ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में, हम उसे मेजर कर सकते थे। जैसे कि कार्डिनल टर्म्स में 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, कार्डिनल न्यूमेरिक टर्म्स है। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में क्या होता है, इसे हम मेजर करते हैं, सॉरी इसे हम कंपेयर कर सकते हैं। मेजर और कंपेयर में डिफरेंस है। जैसे कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। लेकिन कार्डिनल में क्या था, 1, 2, 3, 4 ऐसा था। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है, इसमें बताया गया यूटिलिटी कैन कंपेयर बट कैन नॉट बी मेजर। ये किन्होंने दिया था, जे आर हिक्स और आर जी डी एलन। इन दोनों का अलग अलग सोचना था। वो पहले जो थे वो हमारे वो बोलते थे कि हम मेजर कर सकते थे, और जे आर हिक्स बोलते थे हम कंपेयर करेंगे। ठीक। इस टूल को एज अ इंडिफरेंस कर्व भी बोला गया है। इसमें हम देखते हैं, साथ ही साथ इसे हम जानते हैं नोन एज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक। तो कुछ पॉइंट्स थे, की पॉइंटर्स हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व, हमने उसमें यूटिलिटी डिस्कस किया था, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व। देखो सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व जो है वो किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो राइट आंसर है एफ वाई एजवर्थ। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जल्दी कोई बताता नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट्स बता रहा हूं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो नोट करते चलना साथ साथ। देखो इंडिफरेंस कर्व क्या है, लोकस पॉइंट है उन सारे कॉम्बिनेशंस का, दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशंस का, मतलब कमोडिटी ए और बी है, उन सारे कमोडिटी का, ए बी का जो भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, उनका एक लोकस पॉइंट है, मतलब सेंटर पॉइंट आप कह सकते हो। दैट यील्ड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी टू द कंज्यूम, जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। आगे इसको डिटेल में समझते हैं क्या है कैसे है। देखो मैंने बताया इंडिफरेंस कर्व क्या है, एक लोकस पॉइंट है दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस का, जो कि कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन जो देता है और यूटिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो अच्छा खासा होता है, इक्वल होता है हर एक लेवल पे। तो जैसे कि यहाँ पे देखो वेरियस कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं दो गुड्स के। पहला यहाँ पे कॉम्बिनेशंस ए है, यहाँ पे राइस का यूनिट दिया हुआ है, यहाँ पे व्हीट का यूनिट दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो एक चीज आप, एक कंज्यूमर वो 16 केजी राइस के ले रहा है और 2 केजी व्हीट के ले रहा है, उसको यूटिलिटी जो मिल रहा है वो 100 यूटिल्स में मिल रहा है। वैसे ही सिमिलरली जब वो 12 केजी चावल ले रहा है और 5 केजी व्हीट ले रहा है, तब भी उसका जो सेटिस्फेक्शन है 100 यूटिल्स में है। जब वो 11 केजी राइस का ले रहा है और 7 केजी व्हीट का ले रहा है, तो उसको यूटिल्स 100 यूनिट का मिल रहा है, सॉरी 100 यूटिल्स का मिल रहा है। वैसे ही सिमिलरली आप देखोगे हर एक यूनिट पे जो हमारा यूटिलिटी है वो सेम है। तो यही बोलता है इंडिफरेंस कर्व, जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा हर एक लेवल पे वो इक्वल होगा। देखे इसका ग्राफ, देखो ऐसा कुछ होता है ग्राफ इसका। ये सब नहीं पूछा जाता है, बस आप जान लो मीनिंग क्या है इन सब चीजों का। अब आ जाते हैं इंडिफरेंस मैप क्या है, पूछा जा सकता है ये छोटा सा टर्म। देखो ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब यहाँ पे एक कर्व है IC1, हम इसे नाम दे देते हैं। अब जब यहाँ पे दो तीन कर्व और आ जाएंगे, एक दो तीन, ऐसे मेनली तीन ही देखे जाते हैं, तो तीन चार होते हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आईसी मैप। एक कर्व पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हैं, तो अ ग्राफ शोइंग अ होल सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस मैप। तो ये देख रहे हो, ये है हमारा इंडिफरेंस मैप। एन इंडिफरेंस मैप इन अदर वर्ड्स इज कंप्राइज्ड ऑफ अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कह सकते हैं कि इंडिफरेंस मैप जो है वो इंडिफरेंस कर्व का सेट होता है, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं उसके अंदर। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एमआरएस, मैंने आपको बताया था आगे, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में सर मैंने आपको बताया था। ये कंसेप्ट किनके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर जी आर हिक्स और प्रोफेसर आरजीडी एलन। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, स्लोप जनरली देखने को मिलता है आपके एग्जाम में, तो याद रखना स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। द रेट और रेशियो एट विच गुड x एंड y टू बी एक्सचेंज इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन।
Marginal rate of substitution of x and y measures the number of unit of y that must be sacrificed for one unit of x gained so as to maintain a constant level of satisfaction। क्या है इसका मतलब समझते हैं। देखो, दो गुड्स है हमारे पास x और y। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इन दो गुड्स का क्या बताता है कि जैसे जैसे आप x यूनिट को एक्स्ट्रा चाहोगे कि हम x और ले लेते हैं, x का 2 यूनिट और ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं गुड्स y का आपको यूनिट सेक्रीफाइस करना होगा। ठीक, ये बताता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो एमआरएस क्या है, चेंज इन गुड अपॉन में चेंज इन गुड y, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, ये वाला। ठीक, डेल्टा याद रखना, इसे डेल्टा हम बोलते हैं y का आपने कितना यूनिट सेक्रीफाइस किया x के कुछ यूनिट को गेन करने के लिए, ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। चाहो तो आप ये देख सकते हो ग्राफ, बस इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये याद रखना, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, ये रहा इसका कर्व। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे अब, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले ये याद रखो, जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो निगेटिवली स्लोप होता है, नीचे की तरफ जाते रहता है। It slopes downward because the consumer increases the consumption of X commodity. He has to give up certain units of Y commodity in order to maintain the same level of satisfaction. ये डाउनवर्ड स्लोपिंग और कह सकते हैं निगेटिवली स्लोप इसका इसलिए होता है क्योंकि जब एक कंज्यूमर को X के कुछ यूनिट एक्स्ट्रा गेन करने होते हैं तो कहीं ना कहीं उसे Y के कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस भी करने होते हैं, गिव अप भी करने होते हैं, जिसकी वजह से इसका स्लोप निगेटिव होता है। ये पहला फीचर था। दूसरा है इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमारा कन्वेक्स टू दी ओरिजिन रहता है। मैंने आपको पीपीसी का बताया था, पीपीसी कैसा रहता है, कनकेव होता है। तो ये दो चीज है जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कनकेव और कन्वेक्स में। पीपीसी कनकेव, इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। किसकी वजह से होता है, तो इसका मेन प्रिंसिपल रीजन जो है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आपसे पूछा जा सकता है किस रीजन की वजह से ये कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। थर्ड, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा इंडिफरेंस मैप है, यहाँ पे 4 आईसी कर्व है। तो इसके कहने का मतलब है जो सबसे हायर वाला होगा, यहाँ पे हायर कौन है, आईसी 4 है, ये सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक, और लोअर वाला जो है वो सबसे कम सेटिस्फैक्शन देगा। तो इसके कहने का यही मतलब है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये याद रखना कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी नहीं। गिवन द डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड द assumption behind it, the indifference curve cannot intersect each other. It is because at the point of tangency the higher curve will give much as true commodity in given by the lower indifference curve। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हायर जो हमारा ऊपर वाला जो हमारा इंडिफरेंस कर्व रहता है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। तो उसी सब की वजह से दो आईसी कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आता है हमारा प्राइस लाइन और बजट लाइन। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है बजट लाइन और प्राइस लाइन। बजट लाइन और प्राइस लाइन रिप्रेजेंट्स द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी परचेज्ड विद अ गिवन मनी इनकम एंड अज्यूम्ड प्राइस ऑफ गुड्स। अभी तक हमने देखा है इंडिफरेंस कर्व में इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता था हर लेवल पे। ठीक, बजट लाइन में क्या बताया गया, ये दो गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि एक कंज्यूमर अपने गिवन मनी इनकम से उसे परचेज कर सकता है। परचेज करने का मतलब कि जितना उसके पास पैसा है, जैसे एक कंज्यूमर के पास 60 रुपए है, बिस्किट का प्राइस है 6, कॉफी का प्राइस है 12, तो यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं जो कि वो परचेज कर सकता है। यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, इसे मैं बाद में करेक्ट कर दूंगा। तो बताया गया है कि या तो आप अपने इनकम से बिस्किट खरीद लो, या कुछ यूनिट्स बिस्किट के खरीद लो, या कुछ यूनिट्स कॉफी के खरीद लो। तो प्राइस ऑफ जो बजट लाइन जो हमारा होता है वो यही बताता है दो गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशंस को जो कि एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपने गिवन मनी इनकम से। ये देख लो कि बजट लाइन जो होता है उसका कर्व ऐसा होता है, यहाँ देखो सही है, वो जो शेड्यूल था ना वो वहां पे कुछ एरर आ गया था, यहाँ पे देखो सही है, इस जगह पे सही है हमारा। बिस्किट का प्राइस दिया हुआ है 10, इस पर्टिकुलर टाइम पे एक कंज्यूमर कॉफी का 0 यूनिट ले रहा है। ठीक, दूसरे कॉम्बिनेशन बी पे हम आते हैं। तो उस कंज्यूमर ने क्या किया, बिस्किट का 2 यूनिट कम कर दिया,
8 यूनिट लेने लगा और 1 यूनिट उसने बिस्किट का सॉरी कॉफी का कर दिया। फिर कंज्यूमर ने और घटाया बिस्किट का यूनिट और कॉफी का यूनिट बढ़ गया। फिर उसने और कम किया, फिर कॉफी का यूनिट और बढ़ गया। धीरे धीरे बिस्किट को कम करते गया कंज्यूमर, कॉफी का यूनिट बढ़ाते गया। तो इनकम तो सेम है, 60 ही इनकम है। प्राइस आप देख लो सब जगह पे, कैसे प्राइस पता चलेगा? इनकम क्या बोला गया है बजट और प्राइस लाइन में कि कंज्यूमर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, वो बजट लाइन जो होता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन दो गुड के रिप्रेजेंट करेगा जहां पे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा। तो यहाँ पे वेरियस कॉम्बिनेशन है। बिस्किट 10 का है, सॉरी बिस्किट का प्राइस है 6, 10 आपने लिया 60 हो गया। पहले वाले केस में, ये वाला जो हमारा केस है, यहाँ पे कंज्यूमर ने कॉफी का 0 यूनिट लिया, तब भी इसका 60 रुपए पूरा यूटिलाइज हो गया। फिर कंज्यूमर ने बी वाले, यहाँ पे देखो ये जो है, इसमें बिस्किट का कंज्यूमर ने 8 यूनिट लिया, तो 8 इंटू 6 कर दिए। फिर कॉफी का उसने 1 यूनिट लिया, कॉफी का प्राइस क्या है 12, 8 इंटू 6 करो कितना होता है 48, प्लस 12 कर दो 60 हो जाएगा, सारा पैसा यूटिलाइज हो गया। वैसे ही करके सारे कॉम्बिनेशन को आप मल्टीप्लाई करके देखना सेम होगा। तो बजट लाइन बस यही बताएगा कि वेरियस कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जो कि एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपने गिवन मनी इनकम से। स्लोप प्राइस लाइन का और बजट लाइन का, मैंने आपको एमआरएस बताया था स्लोप ऊपर, तो और इसका भी याद रखना बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई, प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ गुड वाई। अब देखो चेंजेस और शिफ्ट इन प्राइस लाइन और बजट लाइन ये क्या है, पूछा नहीं जाता लेकिन मैं फिर भी पढ़ा दे रहा हूं आपको। The price line is determined by the income of consumer and the price of goods in the market. If there is change in the income of consumer or in the price of goods, the price line shift in response to exchange these two factor. इसमें ये बोला गया है कि अगर गुड्स के प्राइस में चेंज आता है या कंज्यूमर के इनकम में चेंज आता है तो आपका जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करेगा, मतलब आगे पीछे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले ये देखो, इनकम चेंजेस, when there is change in income of the consumer, जब कंज्यूमर के इनकम में चेंज आएगी, द प्राइस ऑफ गुड्स रिमेनिंग सेम, गुड्स का प्राइस तो सेम ही रहेगा, लेकिन द प्राइस लाइन शिफ्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, प्राइस लाइन जो है वो शिफ्ट कर जाएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन से। इट शिफ्ट टू अपवर्ड और टू द राइट हैंड साइड इन पैरेलल पोजीशन इन द राइज ऑफ इनकम। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, वो ज्यादा खरीदेगा। ठीक, अगर जब प्राइस चेंज हो जाता है, अगर कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंज नहीं आता और प्राइस चेंज हो जाता है और अदर गुड्स जितने भी है उसका वो कांस्टेंट है, when there is fall in price of one good, say a commodity A, the consumer purchases more goods than before। जैसे ही मान लो किसी भी गुड्स का प्राइस कम हो गया तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसको परचेज करना स्टार्ट कर देगा, तब भी जो हमारा बजट लाइन है वो रोटेट करेगा। तो अब चेंज इन शिफ्ट और ये हम कर रहे हैं तो इनकम चेंजेस वाला देख लेते हैं। जैसे बताया कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया तो जो हमारा क्या होगा, इसकी तरफ शिफ्ट करेगा ना हमारा, ये जो बजट लाइन है ये शिफ्ट कर जाएगा। अगर वही कम हो जाता इनकम तो जो हमारा बजट लाइन था ऐसा था पहले, फिर क्या होता, इस इधर आ जाता, इस तरह इधर आ जाता। और हम जब जब बात कर रहे थे प्राइस में चेंज आएगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर का तो इनकम सेम है, तो प्राइस कमोडिटी का गिर रहा है तो कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा यूनिट डिमांड करने लगेगा। वही अगर प्राइस बढ़ जाता तो किसी एक कमोडिटी का, अदर गुड्स का प्राइस कांस्टेंट है, किसी एक गुड्स का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर क्या करेगा, वो कम डिमांड करने लगेगा। अब आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसमें यह बोला गया है कि कंज्यूमर को आप तभी बोल सकते हो इक्विलिब्रियम पे है जब वो जो प्राइस लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व को टच करे। तो कहां पर टच कर रहा है, सबसे पहले ये देखो इस पोजीशन पे टच कर रहा है ना, तो ये जो पोजीशन होगा हमारा ये होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं जिसे हमें देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब कुछ पॉइंटर्स याद रखो। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, बजट लाइन। एक चीज यहाँ पे ये बताया गया है कि बजट लाइन जो है वो टेंजेंट होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व के। टेंजेंट का क्या मतलब है, जो टच करके जा रहा है। बार बार मैंने इसी पॉइंट को लिखा है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन स्लोप ऑफ आईसी के बराबर होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए मैंने लिखा। सेकंड है कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होना चाहिए। दो कंडीशन होगा तभी कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। अब देख लो हमारा ये डिफरेंस बेसिस ऑफ कंपैरिजन, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। देखो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने चार्ट लिए। सबसे पहले ये देखो कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, इसका मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा, सबसे पहले ये जानो। इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं 1 2 3।
इसको हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल यूनिट्स में करते हैं, जैसे कि कंपेयर करते हैं फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड ऐसा। अप्रोच क्या है इसका, क्वांटिटेटिव अप्रोच है। ऑर्डिनल का है क्वालिटेटिव अप्रोच। रियलिस्टिक लेस है ये वाला, कम देखने को मिलता है, ज्यादा ये है मोर। मेजरमेंट किसके थ्रू हम इसको करते हैं, यूटिल्स में करते हैं, और इसको रैंक हम देते हैं। एनालिसिस मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, और इसमें हमने देखा इंडिफरेंस कर्व, याद है ना, इसमें हमने दो कमोडिटी का यूटिलिटी देखा था, कैसे कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन डिटरमाइन होता है, और इसमें हमने क्या देखा था, इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल में। और ये किनके द्वारा प्रमोट किया गया है, क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा। और जो ऑर्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी है वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के द्वारा प्रमोट किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं। तो लेक्चर 4 यहीं खत्म हुआ। हमने अप्रॉक्स कहो तो 2 चैप्टर्स अभी कवर कर लिए हैं। पहला हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स किसी भी इकोनॉमी का वो हमने देखा था। साथ ही साथ हमने कवर किया था उसके अंदर पीपीसी। दूसरे यूनिट में हम जैसे ही आए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसमें हमने दिया देखा यूटिलिटी एनालिसिस, उसके अंदर कार्डिनल और ऑर्डिनल, जिसमें हमने बजट, इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी एनालिसिस, ये सारे टॉपिक्स कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे डिमांड पे। डिमांड का भी लेक्चर ब्रॉड होना है। जल्दी जल्दी सारे अपने टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करते जाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।